हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी हब में। तो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस साल आई सबसे बेस्ट मूवी धुरंधर को। दोस्तों, इस मूवी को मैं पर्सनली थिएटर में जाके देख चुका हूं और सच में ये मूवी एकदम धमाकेदार है और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप थिएटर्स में जाके इस मूवी को जरूर देखें। बाकी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो इस मूवी की शुरुआत होती है 30 दिसंबर 1999 से, जहां हमें एक एयरप्लेन को दिखाया जाता है। इस प्लेन को पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उन आतंकवादियों ने प्लेन में मौजूद लोगों को छोड़ने के बदले अपने 3 आतंकवादी साथियों की रिहाई की मांग की थी और साथ ही $10 मिलियन की भी मांग की थी। इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करने की भी कोशिश की, पर पाकिस्तान ने इंडिया की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद इंडिया की तरफ से चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो से अजय सहनियाल आते हैं, जिनका रोल किया है आर माधवन ने। अजय सहनियाल आतंकवादियों से बात करने सीधा एयरप्लेन में घुस जाते हैं, जहां वो चारों तरफ खून देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एयरप्लेन के अंदर आतंकवादियों ने एक पैसेंजर को बहुत बुरे तरह से मार दिया था ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट को डरा सके। फिर अजय सहनियाल उन आतंकवादियों से कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी शर्तें मान ली हैं, आज शाम तक आपके तीनों आतंकवादी आपको मिल जाएंगे और साथ ही $10 मिलियन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और पैसेंजर्स को हौसला देते हुए कहते हैं कि आप सबको कुछ नहीं होगा और कल तक आप अपने घर पहुंच जाएंगे। और फिर अजय सर जय हिंद का नारा लगाते हैं, पर कोई भी पैसेंजर जय हिंद का नारा नहीं लगाता, क्योंकि उनमें से एक आतंकवादी ने अपनी बंदूक की नोक उन पैसेंजर्स की तरफ कर रखी थी और अगर कोई जय हिंद कहता तो वो आतंकवादी उसे गोली मार देता। और फिर वो आतंकवादी अजय सर से कहता है कि हिंदू कौम बहुत डरपोक होती है और कहता है कि सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका देश, तो सोना भी लुट गया और कुछ दिन बाद चिड़िया भी उड़ जाएगी। पड़ोस में ही रहते हैं हम, अगर दम है तो गूदा तक का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये सुन के अजय सर को बहुत गुस्सा आता है, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कह सकते हैं और ना कर सकते हैं। और ये सब सुन के अजय सर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर अजय सर इंडिया जाके और अपने सीनियर से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाने के लिए कहते हैं, पर वो कुछ भी करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस समय काफी ताकतवर है। फिर 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पे आतंकवादी हमला होता है और वो आतंकवादी इंडियन पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। इसमें 5 आतंकवादी होते हैं और उनमें से एक आतंकवादी वही होता है जो एयरप्लेन में अजय सर से मिला था। और आते ही वो चारों आतंकवादी इंडियन पार्लियामेंट में गोलियों की बौछार कर देते हैं। पर इस गोलीबारी में पुलिस वाले 4 आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं, पर उस मेन आतंकवादी ने बॉम्ब की जैकेट पहन रखी थी और वो बटन दबा के उस बॉम्ब को फोड़ देता है, जिससे उसके खुद के चीथड़े बन जाते हैं और कुछ लोग भी मारे जाते हैं। फिर वहाँ अजय सर आते हैं और वहाँ पे एक लेडीज पुलिस वाले की लाश देख के सहम जाते हैं। आतंकवादियों का ये हमला एक छोटा सा हमला था जिसका मकसद सिर्फ डर फैलाना था। इस हमले के बाद देवाव्रत, जो कि अजय सर के सीनियर होते हैं, वो अजय सर से उनका प्लान पूछते हैं जो वो पहले बताना चाह रहे थे, जहां अजय सर उन्हें धुरंधर नाम के एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जो कि इंडिया के पीएम को भी पसंद आया है। फिर कहानी 2004 में जाती है, जहाँ पे हमें हमजा अली मदारी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और इसका रोल किया है रणवीर सिंह ने। और हमजा इस समय अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहा होता है। हमजा पाकिस्तान में लियारी नाम के एक टाउन में जाता है और वहाँ पे एक जूस की दुकान के आदमी से मिलता है। उस जूस की दुकान के मालिक का नाम आलम होता है। हमजा आलम से कुछ काम मांगता है और आलम कहता है कि वो कोई भी काम नहीं है। और फिर दोनों में कोड वर्ड में कुछ बातें होती हैं और हमजा वहाँ से चला जाता है। पर हमजा रात को फिर से वहाँ वापस आता है, पर तभी वहाँ कुछ गुंडे आके हमजा को छेड़ने लगते हैं। हमजा थोड़ा बहुत फाइटिंग में ट्रेन था, तो वो उन गुंडों को मारने लगता है, पर कुछ सोच के वो रुक जाता है, जिससे वो गुंडे हमजा को मारने लगते हैं। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमजा घायल हालत में ही सारी रात वहाँ पड़ा रहता है और फिर वहाँ सुबह आलम आता है और हमजा को कुछ खाने को देता है और फिर उसे अपनी दुकान पे काम पे रख लेता है। आलम हमजा को सारा काम सिखाता है और उसे अपनी दुकान में ही रहने की परमिशन देता है, साथ ही उसे सैलरी भी देता है और हमजा भी वहाँ काम करने लगता है। और देखते ही देखते 1 साल निकल जाता है। पर ये 1 साल हमजा के लिए काफी मुश्किल भरे थे, पर हमजा को उसे कही गई बात याद आती है। उसे कहा गया था कि हमारे पेशे में 2 सबसे घातक हथियार हैं, नजर और सब्र, तुम्हें दोनों ही तेज रखनी होगी। फिर एक दिन आलम भाई हमजा से कहता है कि रहमान डकैत की गैंग में घुसना इतना आसान नहीं है और तुम एक बलोच हो, इसलिए तुम सिर्फ रहमान डकैत की गैंग में ही घुस सकते हो। फिर हमजा पूछता है कि ये बाबू डकैत कौन है और रहमान और बाबू का क्या चक्कर है, दोनों के नाम के पीछे ही डकैत क्यों लगता है। आलम बताता है कि लोगों का ये कहना है कि रहमान डकैत बाबू डकैत का नाजायज औलाद है और जिस दिन ये बात रहमान डकैत को पता चली थी, उस दिन रहमान डकैत ने अपनी अम्मी को मार दिया था। आलम बताता है कि बाबू डकैत को लकवा मारने के बाद उसने रहमान से लड़ने के लिए अरशद
पप्पू से हाथ मिला लिया था और आज की तारीख में 1/3 लहेरी पे अरशद और बाबू डकैत का कब्जा है। रात को उनकी दुकान पे रिजवान नाम का एक अंडरकवर एजेंट आता है। आलम बताता है कि रिजवान अरशद पप्पू के गैंग में है। आलम बताता है कि कल एक शादी होने वाली है जिसमें आलम को स्टॉल लगाने का ठेका मिला है और इस शादी में रहमान डकैत का बड़ा बेटा नईम आने वाला था जो कि दूल्हा का दोस्त है। रिजवान हमजा को बताता है कि कल बाबू डकैत के 3 आदमी नईम पर हमला करने वाले हैं और अगर हमजा उसे बचा लेता है तो रहमान डकैत की गैंग में उसका शामिल होना पक्का है, पर इसमें उसकी जान को भी खतरा है। तो क्या वो इस काम को कर पाएगा? तो हमजा हाँ कह देता है और कहता है कि वो नईम को बचा लेगा। अब हमें अगले दिन शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमजा सबको जूस पिला रहा होता है और साथ ही उसकी नजर नईम पे होती है, पर नईम यहाँ अपने छोटे भाई फैसल के साथ आया होता है। फिर उसके कुछ ही देर बाद यहाँ बाबू डकैत के लोग आ जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमजा नईम को बचाने जाता है और बीच में उसका छोटा भाई फैसल आ जाता है, इसलिए हमजा को पहले उसे बचाना पड़ता है। हमजा फैसल को आलम को दे देता है और खुद नईम को बचाने चला जाता है, पर तब तक नईम को गोली लग चुकी थी और उसकी वही मौत हो जाती है। हमजा का प्लान यहाँ फेल हो जाता है, पर उसको एक आइडिया सोचता है और वो नईम के खून को अपने शर्ट पे लगा लेता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो नईम को बचाना चाहता है। हमजा एम्बुलेंस बुलवाता है और नईम को हॉस्पिटल ले जाता है, पर नईम की जान नहीं बच पाती। फिर वहाँ हॉस्पिटल में आता है रहमान बलूच एक रहमान डकैत और फिर अपने बेटे की लाश देखकर रहमान डकैत रोने लगता है, जिसके बाद वो हमजा से पूछता है कि कितने लोग थे। तो हमजा बताता है कि 3 आदमी थे और ये भी बताता है कि उनके पास कौन कौन सी बंदूकें थी। फिर रहमान का कजन उजायर हमजा से पूछता है कि तुम्हें गन्स के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है। हमजा बताता है कि उसका बड़ा भाई आजाद बलोच आर्मी में थे और उन्होंने ही उसे सब कुछ सिखाया है और उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। रहमान डकैत के छोटे बेटे की जान बचाने के लिए हमजा को 1 लाख रुपए देने के लिए कहता है, पर हमजा पैसे लेने से मना कर देता है और हमजा कहता है कि आजादी के बाद से हम बलूचों को पाकिस्तान में अपना हक नहीं मिला। रहमान भाई ने हमें हमारी पहचान दिलाई और उसके बदले में मुझसे जो बन सका मैंने किया। जिसके बाद उजैर हमजा को उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए उसे एक गन दे देता है। उसके बाद हॉस्पिटल में रहमान डकैत की वाइफ आती है और वो आते ही रहमान डकैत को सबसे पहले एक थप्पड़ लगाती है और फिर उसके गले लग के फूट फूट के रोने लगती है। फिर वहाँ रहमान से मिलने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पार्टीज का एक नेता जमाल जमेली आता है। वो रहमान से कहता है कि अभी इलेक्शन सर पे है और किसी भी तरीके का बदला लेने के बारे में मत सोचना, एक बार इलेक्शन खत्म हो जान दो, फिर जिससे बदला लेना है ले लेना। और ये सब कह के नेता जमाल वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि उजैर ने हमजा को अपने गैंग में शामिल कर लिया है, मतलब नईम का मरना सफल रहा। उजैर हमजा को अपनी नकली बंदूकों की फैक्ट्री दिखाता है। उजैर हमजा को बताता है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नकली बंदूकों का कारोबार उनका ही है और वो अपने इन बंदूकों की सप्लाई पूरे पाकिस्तान, लाहौर, आजाद कश्मीर, यहाँ तक कि अफ्रीका तक में भी करते हैं और साथ ही वो हर तरीके का गलत काम भी करते हैं। और फिर वो हमजा को पूरा लाहौरी टाउन दिखाते हैं और हर जगह के बारे में बताते हैं। अब इधर न्यूज चैनल्स में खबरें चल रही थी कि सबको पता है रहमान डकैत के बेटे नईम को किसने मारा है, पर फिर भी रहमान डकैत ने अभी तक कुछ नहीं किया। लगता है रहमान डकैत डर गया है। रहमान अपने गैंग के पास आता है और सबसे एक एक करके पूछता है कि क्या उसे बदला लेना चाहिए। सभी कहते हैं कि अभी उन्हें चुप रहना चाहिए। फिर रहमान हमजा से भी पूछता है। हमजा कहता है कि बदला लेना चाहिए क्योंकि आप बलूचों के बादशाह हैं और उन्होंने आपके बेटे को बेरहमी से मार दिया और बादशाह अगर बदला ना ले तो बदनामी पूरे कौम की होगी। और बाबू डकैत ने अभी हमला क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था कि इलेक्शन के चलते आप जवाबी हमला नहीं कर पाओगे और सच्चाई तो यह है कि आपके जवाबी हमले की तैयारी अभी इस समय बाबू डकैत को नहीं होगी और यही सही मौका है बाबू डकैत और उसकी गैंग को खत्म करने का और पूरे लिहारी पे कब्जा करने का। रहमान डकैत को हमजा की ये बात पसंद आती है और वो अपने आदमियों को लगा देता है बाबू डकैत के आदमियों के पीछे। और अब रहमान डकैत के आदमी एक एक करके बाबू डकैत के सभी आदमियों को मार देते हैं और एक बाजार में रहमान डकैत बाबू डकैत को पकड़ लेता है और एक लोहे के बाट से बाबू डकैत के सिर पे मार मार के उसे बीच बाजार सबके सामने मार देता है और कहता है कि आज से पूरे लिहारी में रहमान बलूच यानी कि रहमान डकैत की हुकूमत होगी। फिर सन 2007 जमील भारी वोटों से इलेक्शन जीत जाता है। फिर वहाँ रहमान डकैत आता है। जमील को लगता है कि वो अपने वजह से जीता है, पर असल में वो जीता था रहमान की वजह से, क्योंकि रहमान इलेक्शन में जमील के साथ खड़ा था। वहाँ पर हमजा भी रहमान के साथ आया था, जहाँ पर हमजा की नजर पड़ती है जमील की बेटी येलीना पर और येलीना भी हमजा को देख रही थी। हमजा येलीना को पसंद आ गया था और येलीना भी हमजा को पसंद आ गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि येलीना के माँ बाप उसे बहुत दबा के रखते हैं और उसे कंट्रोल में रखते हैं। फिर वह रहमान से मिलने जावेद और अल्ताफ मिलने आते हैं, जिन्हें खनानी ब्रदर्स नाम से भी जाना जाता था और खनानी ब्रदर्स रहमान से पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। अब उन दोनों को रहमान से बात करते हुए जमाली देख लेता है और उसे ये बात पसंद
नहीं आती, इसलिए वो उनकी बातों को वहीं रोक देता है। अब इधर हमजा को पता चलता है कि खनानी ब्रदर्स को इंडिया के 500 और 1000 के नोट छापने की प्लेट्स मिल गई हैं और उन नकली नोटों को छाप के वो 50 से 60 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये नकली नोट कराची से कतार जाते हैं और फिर कतार से सीधा नेपाल, और नेपाल में एयरपोर्ट मिनिस्टर का कोई बेटा है जो इन नकली नोटों को नेपाल की बॉर्डर क्रॉस करवा के यूपी तक पहुंचा देता है और वहाँ असली नोटों में नकली नोट मिला दिए जाते हैं। फिर उजैर हमजा के काम से खुश होके उसे ऐश करने के लिए बहुत सारे पैसे और एक बाइक की चाबी देता है। फिर हमजा पार्टी करने क्लब में जाता है जहाँ उसे क्लब के अंदर येलिना दिखती है, पर वहाँ के गार्ड हमजा को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि बिना कपल के वहाँ एंट्री नहीं थी। फिर हमजा येलिना की गाड़ी को खराब कर देता है और पुलिस को कॉल करके उस क्लब में रेड पड़वा देता है। फिर येलिना भी वहाँ भागने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है और उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है और वहीं पर हमजा अपनी बाइक लेके आ जाता है और फिर हमजा येलिना को पुलिस से बचा लेता है। येलिना को हमजा तो पसंद ही था और अब इस कारनामे के बाद येलिना को हमजा से प्यार हो जाता है और शुरू हो जाती है इनकी लव स्टोरी। और फिर हमजा आलम भाई को नकली नोटों के बारे में बता देता है और आलम भाई ये सारी बातें इंडिया में अजय सैनियाल सर तक पहुंचा देते हैं। फिर अजय सर कहते हैं कि पाकिस्तानियों को 500,000 के नोट छापने की प्लेट्स आकर मिली कैसे। अजय सर ये पता करने का काम आईबी के डिप्टी डायरेक्टर सुशांत बंसल को देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी खुद है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। फिर खनानी ब्रदर्स रहमान को मिलने एक जगह पे बुलाते हैं और वहीं पर नकली नोट छापे जा रहे थे। वहाँ पे खनानी ब्रदर्स रहमान को कई लोगों से मिलाते हैं। फिर वहाँ पे आता है पाकिस्तानी ISI का मेजर इकबाल, जिसके मर्जी के बिना पाकिस्तानी सियासत में एक पत्ता तक नहीं हिलता। इकबाल रहमान से कहता है कि उसे भारी तादाद में बंदूक या असला बारूद चाहिए और उन सभी पे अमेरिका का नाम होना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होती है तो ISI का नाम ना आए। रहमान का भाई उजैर पूछता है कि यह हथियार कहाँ इस्तेमाल होंगे तो एक आदमी बताता है कि 3 अक्टूबर को उनके 10-12 मुजाहिर इंडिया जा रहे हैं क्योंकि इस बार कुछ बड़ा मकसद है। तुम हमें हथियार दो, हम तुम्हें पैसा देंगे और इससे ज्यादा जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है और साथ ही हम तुम्हें इलेक्शन जीतने में मदद करेंगे। फिर रहमान कहता है कि यह वादा भूलना मत क्योंकि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई होती है। जावेद समझ जाता है कि रहमान आगे जाके उसके लिए खतरा बन सकता है। फिर जावेद जमाल को फोन करके बता देता है कि रहमान उसकी कुर्सी छीनने के चक्कर में है। फिर हमें चौधरी असलम दिखाया जाता है जो कि बहुत बेरहम होता है और लोगों को बहुत बेदर्दी से मार देता है। चौधरी असलम किसी बड़े साहब नाम के इंसान के लिए काम करता है। फिर असलम को जमाल का कॉल आता है। जमाल चौधरी असलम को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ घर पहुँचने के बाद हमजा रहमान से कहता है कि हमारे लोग जिनसे आजादी के लिए लड़ रहे हैं आप उन्हीं को हथियार बेच रहे हो, ये तो आप अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो। ये सुन के रहमान कहता है कि इस कौम के लिए मैंने 4 गोलियां खाई हैं और साथ ही इस कौम ने मेरा बच्चा भी खा लिया है और 2 दिन का आया हुआ तू मुझे सिखाएगा। और हमजा को गालियां देके वहाँ से भगा देता है और फिर हमजा आलम को जाके बता देता है कि 3 अक्टूबर को कुछ लोग कराची से गुजरात समुद्री रास्ते से जा रहे हैं और वो इंडिया पे हमला करने वाले हैं और फिर ये खबर भी भारत तक पहुँचा दी जाती है। फिर रहमान सिरानी नाम के एक आदमी से मिलने जाता है। सिरानी रहमान को बहुत मानता था क्योंकि रहमान ने बलूचों के हक के लिए बहुत कुछ किया है। रहमान सिरानी से कुछ हथियारों की मांग करता है जो सिरानी देने को मान जाता है। इधर हमें जमील और SP असलम दिखाए जाते हैं। जमील कहता है कि मैं तुम्हारी लिहारी में रिपोस्टिंग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लिहारी को साफ कर दो, पर SP असलम कहता है कि मेरी कुछ शर्तें होंगी, मैं जैसा जो चाहे करना चाहूँ वो करूँगा, मेरे काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, मुझे हथियार चाहिए और आपको बहुत सारी फंडिंग भी करनी होगी ताकि मैं अपने आदमियों को इतना पैसा दे पाऊँ कि उन्हें घूस लेने की जरूरत ना पड़े। अब जमाल को भी रहमान को रास्ते से हटाना था इसलिए वो SP चौधरी की सारी बातें मान लेता है। इधर हमजा भी येलिना के साथ फुल आस्कीबाजी कर रहा होता है। फिर एक दिन येलिना हमजा के हाथ में एक न्यूज़पेपर देखती है जिसपे चौधरी असलम की फोटो होती है। येलिना बताती है कि मैंने इस आदमी को देखा है, ये अक्सर हमारे घर पे आता रहता है। हमजा येलिना से कहता है कि तुम्हें इस पे मेरे लिए नजर रखनी होगी, खतरा है मुझे इससे। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुशांत अजय सर से बताता है कि जनवरी 2007 में नोटों के डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए थे जिसकी वजह से करेंसी प्रिंट करने वाली प्लेट्स को दोबारा बनाया गया था। फिर हमारे मंत्री और उसके बेटे ने उन प्लेट्स की डिलीवरी लंदन से ली थी और वापसी आते हुए अपने प्लेन में टेक्निकल खराबी का बहाना देते हुए दुबई उतर गए और इसी के चंद घंटों के बीच में वो दुबई में इकबाल और खनानी ब्रदर्स से मिले होंगे और प्लेट्स को एक्सचेंज कर दिया होगा। सुशांत अजय सर से कहता है कि हमें मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पर अजय सर कहते हैं कि कुछ फायदा नहीं होगा, ये मंत्री अपना पावर का इस्तेमाल करके हमें ही ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। अब वो दिन आता है जिस दिन रहमान को खनानी ब्रदर्स के हथियारों की डिलीवरी देनी थी। रहमान उन हथियारों की डिलीवरी देने ही जा रहा होता है पर उसके बेटे फैजल की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो उसे लेके हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हमजा देखता है कि उनके घर के नौकर ने किसी को कॉल किया है, जिसके बाद हमजा और उजैर हथियारों को लेकर इकबाल और खनानी ब्रदर्स के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। इकबाल कुछ लोगों को बुलाता है और उनसे कहता है कि अपने मनपसंद हथियार उठा लो, तुम लोगों के लिए ही मंगाए हैं ये। और उनमें से कम उम्र के लड़के को
हमजा अपने हाथों से हथियार पकड़ाता है। फिर हमें एसपी असलम दिखाया जाता है जो रहमान की गाड़ी पे हमला कर देता है और अपने बीवी और बच्ची की जान बचाने के लिए रहमान खुद को एसपी असलम के हवाले कर देता है। इधर हमजा इकबाल से पूछता है कि ये लोग निकल रहे हैं ना कल हिंदुस्तान के लिए, तो इकबाल कहता है नहीं, किसी ने पहले हिंदुस्तान को बता दिया है हमले के बारे में और हमें पता चल गया है वो कौन है। इकबाल हमजा को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पे इकबाल ने एक आदमी को पकड़ रखा था, उसकी चमड़ी में सैकड़ों कांटे घुसा रखे थे और उन कांटों को जंजीर से लटका रखा था। दरअसल वो आदमी एक हिंदुस्तानी एजेंट था और इकबाल हमजा के सामने ही उस एजेंट को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है और इतनी बुरी तरह टॉर्चर करता है कि अगर आप मूवी में इस सीन को देख लोगे तो आप कांप जाओगे। एक बार को तो हमजा भी ये देख के डर जाता है पर वो अपने डर को बाहर नहीं आने देता। फिर उज़ैर को कॉल आता है कि एसपी असलम ने रहमान को पकड़ लिया है। तभी हमजा को उस नौकर के बारे में याद आता है और वो उज़ैर को सीधा घर लेके जाता है। हमजा घर जाते ही उस नौकर को मारना शुरू कर देता है और उस नौकर से पूछता है कि बता तूने क्या किया है, और एक एक करके हमजा उस नौकर की सारी उंगलियां भी काटने लगता है। हमजा उज़ैर को दिखाना चाहता था कि वो उनके प्रति वफादार है और वो खून खराबे से भी नहीं डरता। फिर वो नौकर बताता है कि उसी ने फैजल के खाने में कुछ मिलाया था जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और एसपी असलम को भी उसी ने कॉल किया था। फिर हमजा को येलिना का कॉल आता है और वो कहती है कि तुमने नजर रखने के लिए कहा था, देखो मैंने ऐसी नजर रखी है तुम खुश हो जाओगे, तुम्हें मैंने एक वीडियो भेजी है उसे देखो। उस वीडियो में जमाल, एसपी असलम और अरशद बब्बू होते हैं और वो तीनों मिलकर रहमान को मारने की बात कर रहे होते हैं। ये वीडियो देखते ही हमजा येलिना को कहता है कि वो उसके घर पे जाके छुप जाए और जब तक वो ना कहे येलिना कहीं ना जाए। उसके बाद हमजा जमाल को कॉल लगाता है और जमाल को वीडियो भेज के कहता है कि रहमान को कुछ नहीं होना चाहिए वरना वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देगा और फिर आपका पॉलिटिक्स में करियर खत्म। जिसके बाद जमाल तुरंत एसपी असलम को कॉल करता है और कहता है कि रहमान को छोड़ दो। इधर एसपी असलम रहमान को एक सुनसान इलाके में ले जाता है। वो बेकरार था रहमान को मारने के लिए, इसलिए वो जमील की भी बात नहीं सुनता। फिर जमील हमजा को कॉल करके कहता है कि एसपी असलम उसकी बात नहीं सुन रहा है और वो रहमान को मार देगा। फिर हमजा को एक आइडिया सूझता है और वो सीधा एसपी असलम के टास्क फोर्स के ऑफिस में जाता है जहाँ रहमान के आदमी एसपी असलम के सभी ऑफिसर्स को मार पीट के उल्टा लटका देते हैं, उन पे पेट्रोल छिड़क के उन्हें जिंदा जलाने की धमकी देते हैं और ये वीडियो वो एसपी असलम को भेज देते हैं। जिसके बाद मजबूरन एसपी असलम को रहमान को छोड़ना ही पड़ता है। जिसके बाद अगले दिन रहमान हमजा को गले से लगा लेता है क्योंकि हमजा की वजह से ही वो बच पाया था और ये कारनामा करके हमजा रहमान के दिल में चढ़ जाता है और भी ज्यादा विश्वास हो जाता है रहमान को हमजा पे। फिर अगले दिन खनानी ब्रदर्स रहमान को कॉल करके अपने अड्डे पे बुलाते हैं। खनानी ब्रदर्स ने अपने अड्डे पे बहुत सारी टीवियां लगा रखी थी और उन सभी टीवियों पे इंडियन न्यूज चैनल्स चल रहे थे और वो रहमान को दिखाते हैं कि देखो ये इंडिया पे हुए हमले की लाइव फुटेजेस है। रहमान को बधाई दे रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे हथियारों की वजह से ही हो पा रहा है और ये न्यूज वहाँ पे खड़ा हुआ हमजा भी देख रहा होता है और हमजा देखता है कि आतंकवादी तो वही हैं जिन्हें हमजा ने खुद हथियार दिया था और वहाँ पे इकबाल बैठे बैठे कॉल पे ऑर्डर दे रहा था कि कहाँ पे किस तरह से अटैक करना है। ये सब देख के हमजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसका खून उबल रहा होता है पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो कुछ करता तो उसकी और उन सभी जासूसों की कई सालों की मेहनत बेकार हो जाती। हमजा जाके आलम से मिलता है और कहता है कि हमने तो पहले ही खबर पहुंचाई थी पर फिर भी ये सब कैसे हो गया। तो आलम कहता है कि हमने 3 अक्टूबर की खबर पहुंचाई थी, 26 नवंबर की नहीं। हमजा कहता है कि इन सबको खत्म कर दूंगा मैं, पर असलम हमजा को समझाते हुए कहता है कि बदले की आग में मत जलो, खुद को संभालो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। हमें इस खेल को किसी भी हाल में जीतना है और इस खेल को जीतने के लिए जरूरी है हमारा सब्र और हमारा जिंदा रहना। फिर हमजा कहता है घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। फिर हमजा घर जाता है। हमजा पूरी रात बाहर था इसलिए येलिना को लगता है कि हमजा किसी और लड़की के साथ था। फिर हमजा गुस्से में कहता है कि मुझे पूरे कराची पर राज करना है, अगर मेरा साथ दोगी तो जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा ही हक होगा मुझ पर, और अगर साथ नहीं दे सकती तो इसी समय यहाँ से चले जाओ। पर येलिना नहीं चाहती है क्योंकि येलिना हमजा से ट्रू लव करती थी। सन 2009 एक रैली में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अकीब अली जरवारी ये ऐलान करते हैं कि अगले इलेक्शन में एपी की तरफ से रहमान बलूच खड़ा होगा, पर यह बात जमील को पसंद नहीं आती क्योंकि उसका पत्ता अब कट चुका था। इधर एसपी असलम भी काफी गुस्से में होता है क्योंकि रहमान उसके हाथ में आके भी निकल गया। फिर एक दिन हमजा येलिना से कहता है कि कल अपने अब्बू को चाय पे बुलाओ। फिर अगले दिन जमील आके हमजा से मिलता है। हमजा जमील से कहता है कि आपने हमेशा कभी रहमान, कभी एसपी असलम, कभी अरशद पप्पू जैसे लोगों से हाथ मिलाया है ताकि आप पार्टी में रह सको, और वो सब ऐसे लोग हैं जो कभी भी आपसे ताकतवर बनके पूरे लिहारी पे कब्जा कर सकते हैं और आपकी कुर्सी छीन सकते हैं। अगर आपको पूरे लिहारी पे दबदबा कायम करना है तो किसी ऐसे को खड़ा करो जो आपको अपना हो, आपका वफादार हो, जो आपके रिश्ते में हो, आपका सगा हो। जमील समझ जाता है कि हमजा अपनी बात कर रहा है और चाहता है कि जमील अपनी बेटी की शादी हमजा से करा दे। जमील को सिर्फ अपनी हुकूमत चाहिए थी इसलिए वो अपनी बेटी येलिना की शादी हमजा से करवा देता है। हमजा की शादी में अभी तक दिखाए गए सभी मेन लोग आते हैं। उस पार्टी में इकबाल कहता है कि ISI का ये कहना है इस बार 15 अगस्त को अमृतसर में 26
11 की तरह कुछ मजेदार किया जाए। ये सुनते ही रहमान कहता है कि आप सिर्फ हथियारों की लिस्ट भेजो, हम सब बंदोबस्त करवा देंगे। रहमान हमजा को तारीख देखने के लिए कहता है। हमजा एक डायरी को खोलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि कब क्या करना है। हमजा उसमें देखता है कि 9 अगस्त को वाटर पाइपलाइन इनॉग्रेशन होता है और उस दिन हम हथियार सप्लाई कर सकते हैं। फिर 9 अगस्त का दिन आता है और रहमान अपने कुछ लोगों के साथ वाटर पाइपलाइन इनॉग्रेशन में जाता है। फिर उजैर को कॉल आता है हथियारों की डिलीवरी लेने के लिए। फिर उजैर चले जाता है हथियारों की सप्लाई लेने और हमजा को रहमान के साथ ही छोड़ देता है। फिर इनॉग्रेशन खत्म होने के बाद रहमान वहाँ से निकल जाता है। हमजा गाड़ी चला रहा होता है और रहमान और उसके सभी लोग सो रहे होते हैं। मौका देखते ही हमजा गाड़ी को जंगल की ओर मोड़ लेता है और थोड़ी दूर जाकर रहमान की आँख खुलती है तो वो हमजा से पूछता है कि हम जंगल के रास्ते से क्यों जा रहे हैं। हमजा कहता है कि मेन रास्ता बंद था और बहाने बनाने लगता है, जिसकी वजह से रहमान को हमजा पे शक हो जाता है और रहमान एक उस्तरा निकाल के हमजा पे हमला कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमजा, जमील और एसपी असलम के बीच में मीटिंग हुई थी जिसमें इन तीनों ने रहमान को मारने का प्लान बनाया था। एसपी असलम अपनी पूरी फौज लेके वही जंगल में खड़ा था और हमजा का रहमान को लाने का इंतजार कर रहा था। रहमान और हमजा के हाथापाई के चलते हमजा गाड़ी को एक पेड़ से ठोक देता है, जिससे गाड़ी में बैठे रहमान के एक आदमी की वही मौत हो जाती है और हमजा गाड़ी से निकल के जंगल की ओर भाग जाता है। तभी वहाँ एसपी असलम आ जाता है और वो रहमान की गाड़ी पे गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे रहमान के दूसरे आदमी की मौत हो जाती है। पर रहमान किसी तरह से बच के जंगल की ओर भाग जाता है और उसके पीछे पीछे एसपी असलम भी जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में हमजा को रहमान का एक आदमी पकड़ लेता है जो गाड़ी के पीछे ही चल रहा था। फिर उन दोनों की लंबी फाइट होती है पर हमजा आखिरकार उस आदमी को मार देता है। इधर एसपी असलम ने भी रहमान को धर दबोचा था। फिर दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है पर रहमान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। रहमान एसपी असलम पे भारी पड़ता है और उसे लगभग जान से मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे हमजा आ जाता है। हमजा अपना सारा गुस्सा रहमान पे उतार देता है और उसके मुंह पे मुक्के मार मार के उसको अधमरा कर देता है और एसपी असलम बिना कुछ देरी किए रहमान को 2 गोलियां मार देता है और वो गोलियां ऐसी जगह मारता है जिससे वो जल्दी मरे भी ना और बोल भी ना पाए। फिर हमजा रहमान को अपने कंधे पे उठा लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है और रहमान को बचाने की पूरी एक्टिंग करता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसने खुद ने एसपी असलम से फाइट करके रहमान की जान बचाई हो, पर रहमान बच नहीं पाता है और रहमान की हुकूमत यहीं खत्म हो जाती है। फिर वहाँ अस्पताल में उजैर आता है और हमजा उजैर के सामने दुखी होने का पूरी एक्टिंग करता है और उजैर को गले लगा के फूट फूट के रोने लगता है और ये बात हर जगह फैल जाती है कि हमजा ने रहमान भाई को बचाने की पूरी कोशिश की और अपनी जान तक लगा दी। हमजा भी इन सब से बहुत घायल हो चुका था और वो इसी हालत में अपने घर पहुंचता है और एक डायरी को खोलता है जिसमें रहमान का नाम लिखा हुआ था और वो अपनी डायरी में से रहमान का नाम काट देता है क्योंकि रहमान का खेल खत्म हुआ। यहाँ से कहानी पीछे जाती है सन 2002 में, जहाँ पर हमें दीपक सर और सुशांत दिखाए जाते हैं और उन्होंने कुर्सी से एक लड़के को बांध रखा है और उसके मुंह पे नकाब है। फिर अजय सर अपने मिशन धुरंधर के बारे में बताते हैं। अजय सर बताते हैं कि हम पहली बार अपने एसेट, अपने एक एजेंट को पाकिस्तानी माफियाज के बीच में भेजेंगे क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंदुस्तान में हो रहे सभी अटैक पाकिस्तानी माफिया ही करवा रही है। आईएसआई जब भी इंडिया पे हमले करवाती है तो वो कहाँ से हथियार लाती है? पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड और उनके माफियाज से। वो कब क्या कर रहे हैं ये जानकारी पाने के लिए हमारा एक अंडरकवर एजेंट उनके बीच रहेगा। इस मिशन के लिए हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जिन्हें उम्र कैद मिली हो या जिन्हें फांसी की सजा मिली हो या फिर ऐसे लोग जिनकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं है, हम उन्हें मकसद देंगे। फिर हमें नकाबबंद बंदा दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि हमजा था, जिसका असली नाम होता है जसकिरण सिंह रंगी। अजय सर जसकिरण से कहते हैं घायल हो इसलिए घातक हो। इसके बाद हमें हमजा की डायरी दिखाई जाती है जिसमें और भी कई लोगों के नाम होते हैं। फिर मूवी के लास्ट में हमजा एक डायलॉग बोलता है, ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। और दोस्तों हमें ये भी बताया जाता है कि धुरंधर का अगला पार्ट 19 मार्च 2026 को आएगा। दोस्तों धुरंधर का अगला पार्ट जैसे ही आता है उसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी धुरंधर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में धुरंधर जरूर लिखना और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आप ऐसे ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन हिंदी में देख सकें। तो मिलता हूँ आपसे अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।